Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer, and in this video I'm going to I'm going to give a brief summary of all the poems of first flight class 10th की सभी पोएम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, इन पोएम्स के अंदर, और क्या इनके समरी है और थीम है। यू जस्ट वॉच इट until the end, listen to it carefully, and if you want to write, instead of writing you just listen it 2 or 3 times because you don't have time to write things, और ज़्यादा लिखने का भी समय नहीं है। Okay, time is up. You just have to listen and listen and listen. Just go and write in your exam. That's all. लिखना बस आना चाहिए। Okay, तो फर्स्ट पोएम के बारे में बात करते हैं। क्या है फर्स्ट पोएम का नाम? फर्स्ट पोएम का नाम है, एक मिनट, फर्स्ट पोएम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। The Dust of Snow. Okay, The Dust of Snow is a poem written by Robert Frost. किसने लिखी है? Robert Frost. In this poem, the poet talks optimistically. The poet says that we must be optimistic. One thing, we must be optimistic. First point. Then he talks about that in this world the seemingly insignificant things, seemingly insignificant का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें देखने में बहुत छोटी हैं, बिल्कुल ना के बराबर हैं, जो यूजलेस है, seemingly insignificant, seemingly insignificant, ये तो स्पेलिंग ही नहीं आ रही, insignificant. The seemingly insignificant thing around us have the ability to change our mood. Have the ability. Seemingly insignificant things have ability. They have ability to change our mood. If we are sad, they can change. आप बाहर जाकर कभी देख सकते हो, suppose you are sad and you just have to do something. परेशान हो रहे हो, योर डे इज रूड, रूइंड एक तरह से रूड हो गया है, RUED, रूड हो गया है, खराब हो गया है, पूरा दिन बर्बाद हो गया, एंड यू डू नॉट नो व्हाट टू डू। क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन है व्हाट टू डू। परेशान हो, सोच रहे हो, लेकिन यू आर नॉट एबल टू डू, तो यू जस्ट हैव टू गो एंड हैव टू कम इन कॉन्टैक्ट विद नेचर। सो सेकेंड थिंग द पोएट वांट्स टू से इन दिस पोएम दैट everybody, we have to come in contact with nature. We have to come in contact with nature. क्यों है नेचर में? Because it has healing power. क्योंकि इसके अंदर हीलिंग पावर है। नेचर से हम हील हो सकते हैं, नेचर ही हमें हील करती है। वी डोंट हैव टू थिंक ओवर एंड ओवर अगेन, वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है सकारात्मकता। ठीक है, हमें सकारात्मक रहना है। वी डोंट हैव टू सी द नेगेटिव साइड्स। पोएट्री के अंदर क्या है? पोएट्री के अंदर एक डस्ट नेगेटिव वर्ड है। फ्लेक्स ऑफ स्नो यूज कर सकता, बट पोएट फ्लेक्स ऑफ स्नो यूज कर सकता था, लेकिन पोएट ने यूज करा डस्ट। उसके बाद है हेमलॉक ट्री। पोएट कुड हैव यूज्ड मतलब यूज कर सकता था। द पोएट कुड हैव यूज्ड सम ब्यूटीफुल लिली और रोज एंड ऑल, बट ही यूज्ड हेमलॉक ट्री। Then the poet could have used some beautiful creatures or beautiful birds like cuckoo or peacock, but he used crow. So this crow, hemlock tree, dust and जो माहौल है ना, सर्दी का जो माहौल है, डस्ट का, बर्फ का, वो जो माहौल जो है, विंटर लैंडस्केप, ये चारों चीज़ें मिलकर, डस्ट, हेमलॉक ट्री, क्रो एंड विंटर लैंडस्केप, ऑल दीज 4 थिंग्स टुगेदर क्रिएट नेगेटिविटी अराउंड अस। ठीक है, ये सब बता रहा है कि हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी तो है, लेकिन वो नेगेटिविटी है या नहीं, ये कौन बताएगा? ठंड हो गई, हमने बोला नेगेटिव है। हेमलॉक ट्री, हमने बोला नेगेटिव है। क्रो बुरा होता है, नेगेटिव होता है। डस्ट बुरी होती है, बट हाउ? It just depends on our thinking. The poet wants to convey the message that it depends on our perception बोल सकते हैं।
It just depends on our perception that the thing is negative or positive. किसी चीज़ का नेगेटिव होना या किसी चीज़ का पॉजिटिव होना, वो चीज़ अच्छी है या बुरी है, नुकसानदायक है, फायदेमंद, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आवर परसेप्शन. इफ़ आई टॉक अबाउट अ स्टेल चपाती, एक बासी रोटी है आपके घर में, आपको मिली, आपको एक बासी रोटी मिली, बट आपका पेट भरा है, आपने रात में वो रोटी छोड़ दी बिकॉज आपका पेट अभी भर गया. अगले दिन जब आप सुबह उठे तो आपको गर्मा गर्म पराठे मिल गए आलू के. अब आप वो बासी रोटी नहीं खाते बिकॉज वो रोटी आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, आपको बुरी लग सकती है, ठीक है. लेकिन अगर आप वही रोटी किसी कुत्ते को देते हो या किसी भिखारी को जो आपके पास सुबह सुबह, इफ यू गिव दैट स्टेल चपाती टू अ beggar or a stray dog, this insignificant thing becomes significant for that beggar or for that dog. So in this way, these kind of examples or things you can cite in your answer writing. आप उसमें यूज कर सकते हो. ओके, तो ये होती है पहली पोएम कंप्लीट. द मैसेज इज नेचर हैज हीलिंग पावर, अंडरलाइन कर दो. whatever is negative or positive, it just depends on our perception. The poet is optimistic and he says that there is nothing negative or positive. ओके, डस्ट को नेगेटिव दिखाया गया है. हेमलॉक ट्री डेथ को सिग्निफाई कर रहा है. किसको सिंबलाइज कर रहा है हेमलॉक ट्री? हेमलॉक किसको सिग्निफाई कर रहा है? डेथ को, ठीक है, डेथ को, बिकॉज इट इज़ वेरी पॉइजनस. और जो क्रो है वो बैड ओमन है, हम भी सब उसको बैड मानते हैं ना, अपशगुन हो गया. द क्रो इज़ फॉर बैड ओमन. एंड जो विंटर लैंडस्केप है ना, विंटर लैंडस्केप और जो स्नो होता है वो भी किसके बारे में दिखाते हैं? वो भी डेथ को ही दिखाते हैं. एकदम शांति, डेथ के बाद वाली शांति, बुढ़ापा दिखाते हैं. डेथ एंड ओल्ड एज दिखाता है ये, ओल्ड एज. ओके, तो ये हो गई पोएम नंबर 1. अभी अपन चलते हैं पोएम नंबर 2 के ऊपर. पोएम नंबर 2 इज फायर एंड आइस. फायर एंड आइस. फायर एंड आइस. इस पोएम में क्या है? देखो, ये दोनों के दोनों वर्ड आपस में ऑपोजिट हैं. एंड लगा दिया, एक इस तरफ चल रहा है और एक इस तरफ चल रहा है. व्हेन टू थॉट्स कम टुगेदर विद वन कंजंक्शन, तब इन दोनों थॉट्स को मिलाकर एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होता है. यहां पर इसको बोलते हैं एंटीथीसिस. पोएट्री के नाम में ही फायर एंड आइस एक एंटीथीसिस है. ओके, दिस पोएट्री हैज टू परसेप्टिव्स. इसके दो क्या बोल, दो इंटरप्रिटेशन बोल सकते हैं. दिस पोएट्री हैज टू इंटरप्रिटेशंस. दिस पोएट्री हैज टू इंटरप्रिटेशंस. यू गायब हो गया. इंटरप्रिटेशंस. प्रिटेशन मतलब ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन मतलब ट्रांसलेशन. इफ यू सी सुपरफिशियली, अगर आप ऊपरी तौर से देखते हो, सुपरफिशियली मतलब होता है ऊपरी तौर से, सुपरफिशियली. If you see superficially, you will see that this poetry is just about the technical end, we can say, or we can say scientific end, कि scientifically कैसे end होगी ये दुनिया, scientific end of the world. The poet is talking about the scientific end of the world. Either the world will end in fire, either the world will end in fire, or the world will end in ice. क्या होगा? Perhaps the sun will engulf the entire earth and the world will be dead, or the earth itself will go and there will be a boom between the earth and the sun, and everything will be devastated. That will be the doomsday. इस धरती के ऊपर doomsday हो जाएगा, catastrophe हो जाएगी. Okay, that will be a catastrophe because we know that fire is very dangerous. और क्या होगा? Either this will happen or the earth itself will move away from the sun, and in that case the entire earth will become an ice ball. एक आइस बॉल बन जाएगी, जो भी जहां भी पानी है वो सारा का सारा पानी जम जाएगा, and this world will end. This is the explanation or interpretation or the translation of the poem if we see superficially. But if we see psychologically, if we see metaphorically, if we see metaphorically, और बोल सकते हैं philosophically मतलब होता है, if we see philosophically deep, we understand that metaphorically the poet wants to say that fire is what? Fire is lust. Fire is anger. Fire is
the greed. Fire is the madness of the people for collecting and amassing all the materialistic things like territory, money, wealth. And what about ice? Ice is again one more feeling, human feeling, that is hatred. हेटरेड, जैसे हवा, जैसे ठंड क्या करती है, जैसे आइस या ठंड जो होती है अगर हमारे हाथ में पैर में लग जाए तो वो पैरालाइज कर देती है, टेम्पररी पैरालाइज कर देती है. इन द सेम वे दिस आइस हैज़ द एबिलिटी और दिस हेट्रेड हैज़ द एबिलिटी टू पैरालाइज आवर ब्रेन, टू मेक आवर ब्रेन नम. नम मतलब क्या होता है, सुन्न कर देता है. हेट्रेड से हमारा दिमाग नम हो जाएगा एंड वी विल बिकम इनडिफरेंट टुवर्ड द पेन्स ऑफ अदर्स. हमें दूसरों के पेन, दूसरों के सैडनेस, दूसरों की फीलिंग्स नहीं दिखाई देंगी. सो आइस इज फॉर हेट्रेड एंड इनडिफरेंस. Indifference. Okay, so fire and ice both are not the physical terms but the psychological terms according to the poet Robert Frost. He says that the world will die, the world will end, and in this way, metaphorically, he says that the world will end. By saying world, he means humanity. By saying world, the poet means humanity. The humanity will end because of these two kind of feelings, either fiery feelings, either these fiery feelings or these icy feelings, icy cold feelings of greed and indifference. Greed, hatred, indifference. Okay, indifference मतलब क्या होता है, किसी के दुख दर्द का समझ में ना आना. कोई मेरे सामने रो रहा है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये दिस इज इनडिफरेंस. ठीक है, और दिस इज, इसके अंदर क्या है, एंगर है. फायरी में एंगर है, लस्ट है, ओके, लालच, एवरिस वर्ड आ गए, ये सारे वर्ड है. तो इस तरह सेकेंड पोएम खत्म होती है. एंड इसके आंसर में यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ रशिया एंड यूक्रेन, रशिया, यूक्रेन एंड इजराइल, हमास. ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो. इजराइल, हमास के बारे में, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर किलिंग. व्हाई पीपल आर किल्ड? जस्ट बिकॉज देयर इज नो ह्यूमैनिटी. द पीपल आर मैड, दे जस्ट वांट्स टू इंक्रीज द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ देयर्स. ठीक है, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने एरिया को, अपनी भीड़ को, अपनी जमीन को बढ़ाना चाहते हैं. और रशिया, यूक्रेन, ठीक, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट डूइंग नथिंग. That will be the end, and one day surely there will be an end, kind of World War III, खत्म हो जाएगी दुनिया. नेक्स्ट आते हैं हम पोएम नंबर 3 के ऊपर. इसका नाम है द बॉल पोएम. द बॉल पोएम रिटन बाय जॉन बैरीमैन. In this poem there is a boy, he is playing with his ball and suddenly the ball falls. The ball slips off his hand and falls. The ball slips off his hands and falls in the harbor. हार्बर में जाकर बॉल जो है गिर गई. हार्बर या बोल सकते हो आप पोर्ट, पानी, जहाँ पानी का जहाज खड़ा होता है उस जगह को बोलते हैं, बंदरगाह जिसको बोलते हैं. बॉल चली गई. द बॉय इज सैड, द बॉय हैज बिकम सैड, ही इज डिस्ट्रेस्ड, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. द पोइट इज लुकिंग एट द बॉय, द पोइट कैन गिव द बॉय सम मनी, वो उसको 10 रुपये दे सकता है कि बॉय कैन गो. द पोइट कैन गिव हिम मनी अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंट बिकॉज अ बॉल ऑफ 10 सेंट और 1 डाइम. डाइम का मतलब क्या होता है, 1 डाइम मतलब होता है 10 सेंट. The ball is of just 1 dime or 10 cent. The poet can give him money to buy a new ball, but the poet does not intrude on him. ना तो उसको बहलाने जा रहा है, ना उसको कुछ समझाने जा रहा है. The poet does not intrude on him. Intrude on मतलब ज़बरदस्ती जाकर कुछ बोलना, ज़बरदस्ती आगे बढ़ना. ठीक है, indulge होना. The poet does not indulge in his sadness. The poet does not intrude on the boy to give him money or to we can say to try, कुछ भी नहीं बोल रहा है इसको. he does not, एक और वर्ड आता है ना, क्या बोलते हैं इसको, console वर्ड होता है. he does not go to console him, he does not do anything. Why? Just because he wants the boy to learn. The poet wants the boy to
learn, the poet wants the boy to learn the epistemology of laws, the psychology of laws, the philosophy of laws. Because whatever we have today will not be with us tomorrow. जो भी हमारे पास आज है वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे पास नहीं रहेगा. The poet wants to teach the boy this. The poet wants the boy to learn this, that whatever we have today will not be with us forever. जो हमारे पास आज है, क्या, what we have today will not be with us tomorrow. ठीक है, will not be with us tomorrow. भविष्य में हमारे साथ वो चीज नहीं रहेगी. And this is what the poet wants to make the boy learn, or wants the boy to learn. Okay. Second thing, the poet wants the boy to become responsible. To become responsible for his laws. Because laws and gain are integral part of life. Integral part of life. जिंदगी का अहम हिस्सा है. Laws and gain are integral part of life. Whatever we have today will not be with us tomorrow. Surely, this is surely going to happen. Okay, पक्का होगा. हमारा ये जो शरीर है ये भी एक दिन हमारा साथ छोड़ देगा. Nothing will happen. Nothing will left with us. कुछ भी नहीं बचेगा. ठीक है, तो यही पोइट फिलोसॉफिकली उसको बताना चाहता है. बॉल सिंबल है यहाँ पर. बॉल इज द सिंबल ऑफ all the materialistic sense. ठीक है, materialistic things. The ball is the symbol of materialistic things, the physical things which the people are gathering over and over again. People are amassing, gather कर रहे हैं, amass कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं. They are amassing, इकट्ठा कर करके रख रहे हैं ये घर, गाड़ी, बंगला वगैरह वगैरह. But the poet wants to say that कुछ भी कर लो, कुछ नहीं रहेगा. One day everything will be, या तो चला जाएगा या तुम चले जाओगे. ऐसा ही है. ठीक है, तो पोएम एंड्स अप हो जाती है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट टीच दिस वन. नेक्स्ट चलते हैं. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के बाद कौन सी पोएम है? एक है अमांडा. अमांडा किसने लिखी है? अमांडा लिखी है रॉबिन क्लाइन. In this poem, the poet tells about the very delicate, बहुत नाजुक सा. The poet tells about a delicate relationship, the very delicate relationship between children and their parents. ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है. बिटवीन चिल्ड्रन, बच्चों का, एंड उनके पेरेंट्स का. क्या होता है कि पेरेंट्स आर वेरी डोमिनेटिंग. Just because parents are dominating. Parents बहुत ज़्यादा dominating हैं, ऐसा बच्चों को लग रहा है. But according to the poet, or according to the explanation, the poet wants to say that the parents are a little bit strict and stern, but this is just because they never want they never want the loss or any kind of harm for their children. अपने बच्चों को कोई भी harm, कोई भी परेशानी वो नहीं होने देना चाहते. That's why they are strict. So parents are dominating. They are strict. Strict के लिए एक और word है stern. They are strict or stern just because they think about the good of their children. They just want to make their children success. ठीक है, और सक्सीड. ओके, आगे क्या है? इसके अंदर दो लोग बात कर रहे हैं. फर्स्ट में उसकी मदर है. सेकंड जो ब्रैकेट के बीच में वर्ड्स दे रखे हैं वो कौन है? अमांडा. यहाँ पर अमांडा सिंबल है सभी बच्चों का, एंड मदर सिंबल है सभी पेरेंट्स के लिए. तो मदर सेज टू अमांडा कि बच्चे तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुम कैसे हो, तुमने अपने कपड़े सही नहीं किए. बट अमांडा सेज इन द फर्स्ट पैराग्राफ, अमांडा सेज दैट कि काश मैं एक मरमेड होती. फर्स्ट में क्या बोलती है अमांडा? She wanted to be a mermaid, so she would be drifting blissfully in the emerald sea. Emerald sea मतलब होता है ग्रीन सी में.
वो ग्रीन कलर के सी में क्या कर रही होती, तैर रही होती, स्विम कर रही होती। शी वुड बी ड्रिफ्टिंग इन द एमरल्ड सी एंड देयर वुड बी नोबडी टू डिस्टर्ब हर, उसको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। इन फर्स्ट पैराग्राफ और इस इन फर्स्ट स्टैंजा ऑल्सो शी जस्ट वॉन्ट्स टू बी फ्री, आज़ाद होना चाहती है, अकेली रहना चाहती है। नेक्स्ट स्टैंजा में अमांडा की मदर फिर उसको कुछ बोलते हैं कि ऐसे मत बैठो, डोंट ऐसे करके, डोंट हाउंच योर क्या वर्ड है, डोंट हाउंच योर शोल्डर्स एंड सिट स्ट्रेट अप एंड डोंट ईट चॉकलेट्स, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलती है। तो इन सेकेंड स्टैंजा अमांडा बोलती है कि काश वो एक क्या होती, ऑर्फन होती, काश वो एक ऑर्फन होती। एंड शी वुड बी गोइंग बेयर फूटेड और बेयर फीट, शी कुड बी गोइंग here and there bare feet, making patterns on the soil, गीली मिट्टी के ऊपर नंगे पैर से वो चल रही होती है और पैटर्न बना रही होती है। and there would be nobody to disturb her. In the third case when her mother says something else, she says कि काश वो क्या होती, काश वो होती Rapunzel। रेपेंजल एक जर्मन फेरी टेल का नाम है और उसका जो कैरेक्टर है वो फेरी, वो रेपेंजल, उसकी बहुत लंबी सी चोटी होती है। तो शी सेज कि शी शुड बी रेपेंजल एंड शी शुड बी स्टेइंग इन दैट टावर विदाउट अलाउइंग हर चोटी। चोटी को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, ब्रेड बोलते हैं और यहाँ पर हेयर लिखा हुआ है। तो विदाउट लेटिंग हर हेयर डाउन, वो अपने हेयर को डाउन नहीं करती तो कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकता। शी जस्ट वॉन्ट्स टू लिव अलोन। सो इन दिस पोएट्री द पोएट गिव्स द मैसेज दैट समटाइम्स पेरेंट्स बिकम सो स्ट्रिक्ट दैट दे फॉरगेट दैट देयर चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड लिविंग इन देयर इमेजिनेशन, द चिल्ड्रन हैव फॉरगॉटन टू लिव इन रियलिटी। तो बच्चे रियलिटी में ही छोड़ गए हैं, वो अलग ही अपनी दुनिया में मगन हो रहे हैं। सो ब्रिंग देम बैक, ओके, टॉक टू देम नाइसली, talk to them nicely, behave, show love, show affection, ठीक है। Parents should not be so dominating. Parent must know the gap between love and that domination that they often do just because they are mad. They're thinking over and over again about their children, their future and the surrounding. You just have to focus, parents just have to focus on the children. बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना देखें because that will be very bad, devastatingly catastrophic. Okay, that would be devastatingly catastrophic. नुकसान वाली होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा। Okay, that would be devastatingly catastrophic. CATASTROPHIC, catastrophic. ओके, आगे है द टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू। इन दिस पोएम, पोएट, हु इज पोएट? लेस्ली नोरिस। आदमी है भाई, ये आदमी है, ठीक है, आदमी है, लेस्ली नोरिस। So Leslie Norris is a poet and in this poetry he says that the tiger is in the zoo. He compares two situations. एक बार तो बात करता है tiger is in the zoo, एक बार बात करता है if the tiger were in जंगल, अगर टाइगर जंगल में होता, फॉरेस्ट में होता, how would that be behaving, वो कैसे बिहेव कर रहा होता। The poet, perhaps the poet might have gone, कहीं गया होगा वो जू वगैरह में जहाँ उसने देखा। पुराने टाइम के जू क्या हुआ करते थे, एक एक छोटे छोटे एरिया में एक एक जानवर को बंद रखते थे, अभी तो बहुत बड़ा एरिया हो गया है, ठीक है। सो इन द जू द पोएट सेज दैट कि टाइगर इज वेरी सैड, टाइगर हैज एक्सेप्टेड द रियलिटी दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग, कहीं वो जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ऑल हिज पावर, ऑल हिज एंगर इज बिहाइंड द बार्स, उसकी सारी जो ताकत है, हिज एंगर, हिज पावर, सब कुछ क्या हो चुका है, बिहाइंड द बार्स। सो ही डज नॉट हैव एनी एबिलिटी और पावर टू गो आउट। ही इज जस्ट इग्नोरिंग, क्या कर रही है, ही इज इग्नोरिंग द विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग द विजिटर्स, विजिटर को इग्नोर कर रहा है, देख रहा है, यहाँ वहाँ नज़र घुमा रहा है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग देयर, लोग आ रहे हैं बट दे आर जस्ट कमिंग फॉर देयर एंटरटेनमेंट। टाइगर को ये बात पता है कि जो भी लोग वहाँ आ रहे हैं दे आर कमिंग फॉर देयर एंटरटेनमेंट, उनका इससे मिलने का या इसके साथ एंजॉय करने का, इसको आज़ाद कराने का ऐसा कोई प्लान नहीं है।
Okay, and in this poem the poet gives a message that all the animals, tiger is the symbol of all the other animals and even human beings, that all the other animals and every animal who is born free. All the animal, every animal is born free. सारे के सारे एनिमल क्या हैं? फ्री. They have right to freedom. They have right to roam freely in the jungle. They have right to roam freely in the jungle. They have right to do whatever they want. उनका राइट है कि वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, जंगल में कहीं भी घूमें. बट हाउ क्रूअल ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन कितना क्रूअल है. हाउ क्रूअल द ह्यूमन हैज बिकम. ह्यूमन कितना क्रूअल हो चुका है. ह्यूमन इतना क्रूअल हो गया है दैट फॉर हिज एंटरटेनमेंट पर्पज ही हैज स्टार्टेड कीपिंग द एनिमल्स इन केज. उनकी आज़ादी को कन्फाइन करके रख दिया है. कन्फाइन करना मतलब बांध देना. कन्फाइंड. द एनिमल्स आर कन्फाइंड इन केजेस. केज के अंदर बंद करके रखा है. एनिमल्स आर नॉट फ्री. अब पोएट दूसरी तरफ बात करता है कि अगर जंगल में होता तो if this tiger were in the jungle, it would be showing its fangs. बड़े वाले जो दांत होते हैं ना यहाँ पे ऐसे लंबे लंबे, यूँ कैसे करते हैं, लंबे दांत निकलते हैं, उनको बोलते हैं fangs. This tiger would be showing its fangs to the villagers, लोगों को डरा रहा होता, टेरराइज करता लोगों को. कैसे टेरराइज करता? बाय शोइंग इट्स फैंग्स, बाय शोइंग इट्स क्लॉ, बाय शोइंग इट्स फैंग्स एंड क्लॉ. CLAW. क्लॉ क्या होता है? पंजा. ऐसे पंजा दिखाकर उन्हें डराता, दांत दिखाकर उन्हें डराता. और क्या कर रहा होता? ही वुड बी वेटिंग नियर ए वाटर होल. वाटर होल मतलब कोई पॉन्ड. वेट कर रहा होता. वेटिंग नियर वाटर होल. पानी के किसी पॉन्ड के पास. वाटर होल मतलब पॉन्ड. किसी पॉन्ड के पास, किसी झील के पास, वहीं कहीं वेट कर रहा होता फॉर ए प्लम्प डियर टू पास. एक प्लम्प डियर, एक मोटे से प्लम्प डियर का वेट कर रहा होता. जैसे ही प्लम्प डियर पास में आता, झपट कर उसको खा लेता. एंजॉय करता. ही वुड बी एंजॉइंग हिज लाइफ. ही वुड बी रोमिंग वेयर एवर ही कुड डू. ही वुड बी वेटिंग एंड ही वुड बी मेकिंग प्रे. प्रे करता. प्रे मतलब शिकार. प्रे करता नहीं, हंट करता. हंट. He would be hunting there, but here in the zoo he is not happy. He is just talking. चुपचाप चल रहा है. Across the length of the cage. Cage की length में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. That's all. He is not free. He wants to be free. At night he just looks up in the night sky with his brilliant eyes and feels that this is his life and he has nothing more than this. One day he'll be dead. That's all. The poet advocates, in this poetry, the poet advocates the freedom of all the animals. Like the human, they want to be free. These animals also want to be free. There is no difference between humans and animals if we talk about freedom. Freedom is same for all. Okay? Poetry खत्म. ऐसे कुछ है, वैसे घुमा घुमा के लिख देना थोड़ा बहुत. नेक्स्ट अपन चलते हैं. अमांडा हो गया. नेक्स्ट कौन सी पोएट्री आ गई? अमांडा हो गई. जो हाउ टू टेल. एक होती है जिसकी नाम है कस्टर्ड वाली. कस्टर्ड द ड्रैगन. द टेल ऑफ कस्टर्ड. द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. इसके अंदर सबसे पहले कैरेक्टर क्या क्या है? इसके अंदर एक कस्टर्ड है और क्या है? एक लड़की है. उसका नाम बिलिंडा है. देयर इज अ गर्ल एंड शी हैज़ अ कैट. उसका नाम ब्लिंक है. देयर इज अ रैट. उसका नाम इंक है. एक चूहा है. उसका नाम मस्टर्ड है. कुत्ता डॉग मस्टर्ड, रैट और ये किटन या कैट, बिली. एंड बिलिंडा इज अ girl. So there are 5 characters actually. The girl who lives in a white house, she shows that she is very brave and she has a custard. She has a dragon named Custard. How Custard looks? Custard looks very brave. ये custard का मुंह सा बना दिया भाई. Oh my god. ये बहुत ज्यादा गंदा नहीं बन रहा है. ठीक है.
कुछ ऐसे यहाँ से आग निकल रही है। ओके, ये आग निकल रही है, इसका मुंह है और ये इसके ऊपर, फिर पीछे क्या है यहाँ पर, इसके पीछे ऐसे स्केल्स हैं, ठीक है। ये इसके हाथ हैं, ये इसका पेट, ये इसके पैर, यहाँ पर बड़े बड़े कांटे हैं डैगर की तरह, ठीक है। ये इसके ऊपर स्केल, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पाइक्स। ही हैज़ स्पाइक्स। यहाँ पर अगर पेट की बात करें, यहाँ पर क्या है इसके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे हुए हैं इसके पास स्केल्स, ऐसे करके स्केल्स हैं। ही हैज़ स्केल अंडरनीथ, ही हैज़ स्पाइक्स ऑन हिज बैक, बैक पे स्पाइक है। ही हैज़ अ लॉन्ग टेल, आँख है यहाँ पर, दिस इज चिमनी, आँखें जो उसके नोज है इट्स लाइक अ चिमनी, एंड मुंह से क्या निकाल रहा है वो फायर, और उसके जो दांत है वो भी बहुत पेने हैं, शार्प टीथ। ओके, हो गई ड्राइंग, खेल खत्म। So what happens, one day a pirate comes and the pirate enters, a pirate बनाने के लिए मत बोलना, the pirate comes in the room, suddenly Belinda starts shrieking, वो चिल्लाना, screaming और shrieking और crying, she starts and she says help and help, but there is nobody to help, कोई भी वहाँ हेल्प के लिए नहीं आता। चारों के चारों जानवर क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं, बट ओनली कस्टर्ड कम्स, कस्टर्ड विच इज एक्चुअली हु एक्चुअली वांट्स सेफ केज, बार बार वो क्या बोलता है, मुझे मेरा सेफ केज दे दो, प्लीज गिव मी माई सेफ केज, ही क्राइज फॉर हिज सेफ केज। जब भी कोई इससे कुछ पूछता है वो रोने लग जाता है कि मेरे को सेफ केज दे दो। तो कस्टर्ड ऐसा दिखाया गया है कि उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट एक्चुअली द कस्टर्ड डज नॉट फियर, ही इज bold, he is brave, and he does not show his colors, he does not show who actually he is. So इस पोएट्री में यही बताया गया है that we should not judge a book by its color, by its cover. एक बुक है, किसी बुक को आप उसका गंदा सा कवर देख के जज नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ये बुक बन गई। तो इस बुक में क्या लिखा है क्या नहीं, वी कैन नॉट जज इट जस्ट बाय लुकिंग एट इट्स कवर। ओके, सो कस्टर्ड हु इनिशियली बिहेव्ड लाइक ही इज वेरी टिमिड, डरपोक है, ही इज फियरफुल, बट एट लास्ट इट इज प्रूव्ड दैट कस्टर्ड इज वेरी ब्रेव बिकॉज इट किल्ड द कस्टर्ड द ड्रैगन किल्ड द पायरेट, इसने पायरेट को खा लिया। पायरेट, एक आंख उसकी कवर्ड है, दोनों हाथों में बंदूक है, 2 गन्स, उसके पास कितनी गन है, 2 गन्स, एक कटलस है, कटलस क्या होता है, कटलस होता है चाकू, ठीक है। एक 1 लेग कैसी है, लकड़ी की लेग है, 1 लेग वुडन, और आ रहा है यहाँ पर। Suddenly entered in their room and Belinda starts screaming, but there is nobody to help her. All the other animals they go away, सारे के सारे भाग जाते हैं, और actually they are saying that they are brave. Mustard is as brave as a tiger in rage. मस्टर्ड इतना ब्रेव है जितना टाइगर होता है गुस्से में, ठीक है। मस्टर्ड का कंपैरिजन किससे किया है, मस्टर्ड का कंपैरिजन कर दिया टाइगर से, जैसे गुस्से में टाइगर होता है ना, टाइगर इन रेज, टाइगर इन रेज के बराबर है मस्टर्ड। और इंक एंड ब्लिंक क्या करते हैं पता है, इंक एंड ब्लिंक, इंक एंड ब्लिंक जो दे चेज अवे लॉयन, दे चेज अवे लॉयन, वो लॉयन को भगा देते हैं, वो इतने ब्रेव हैं। और इसके बाद बचता है इंक ब्लिंक, मस्टर्ड हो गया, कस्टर्ड बचता है बस। बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स, इसके अंदर एलिट्रेशन है, बिलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल ऑफ बियर्स, वो बियर के झुंड के बराबर इतनी ज़्यादा वो भी ब्रेव है। बट व्हेन पायरेट कम्स ऑल दीज एनिमल्स गो अवे एंड ओनली कस्टर्ड कम्स and like a brave man, like a hero, he comes to rescue the girl and he also saves all the other animals and he gobbles the, gobble word याद करना भाई, gobble गटक जाना ऐसे करके, he gobbles the pirate. Again जब सब कुछ हो गया, he sits back and he says I need my safe cage and he starts crying and all the other animals say अरे
तुमने खा लिया उसको, अरे हम भी मार देते, हम भी ये कर देते, हम भी वो करते। वो ना अचानक से एकदम से हम घबरा गए। वो कस्टर्ड बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ तुम घबरा गए, तुम सब ब्रेव हो, यू ऑल आर ब्रेव, यू ऑल आर ब्रेव, ओनली आई एम डरपोक, सिर्फ मैं ही टिमिड हूँ, सिर्फ मुझे डर लगता है। गिव मी माई सेफ केज, यू ऑल आर बोल्ड एंड ब्रेव। तो ये पोएम ख़त्म हो गई। इसके बाद किस पोएम पे चले हम? इसके बाद एक पोएम है जिसका नाम है, छोटी सी पोएम है, इसका नाम है फॉग। फॉग पोएम इज, अच्छा ये पीछे वाली पोएम किसने लिखी है? ये लिखी है ऑगडन नैश। दिस पोएम इज रिटन बाय ऑगडन नैश, ऑगडन नैश। ओके, ये वाली पोएम किसने लिखी है? फॉग इज रिटन बाय कार्ल सैनबर्ग। कार्लबर्ग नहीं, कार्ल सैनबर्ग। क्या सुन रहे हो यार तुम? कार्ल सैनबर्ग। Okay, very simple poem. In this poem, the poet compares fog with a natural phenomena which often occurs. क्या होता है? Fog comes, and he compares this with a cat. He says that as a cat comes on its silent feet and sits on its silent haunches. Silent haunches में पता है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? Silent haunches. Silent haunches को बोलते हैं जी ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या है इसके अंदर? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ओके, द कैट कम्स एंड सिट्स ऑन इट्स साइलेंट हाउंचेस। इन द सेम वे फॉग कम्स, और फॉग कम्स एज इट इज fog comes in a very silent way. It comes like cat. It stays for some time, and after some time it goes away. Okay, fog comes, stays for some time, and third, goes away. The fog comes stealthily. Stealthily का मतलब क्या होता है? चुपचाप। Stealthily. Fog comes stealthily, stays for some time, and then goes away. In the same way, a cat comes. तो फॉग जो है कैट की तरह आती है और कुछ इसमें नहीं है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू से, इस पोएट्री हम ये बात निकाल सकते हैं दैट पोएट्स हैव एबिलिटी टू डू एनीथिंग, दे कैन कंपेयर एनीथिंग विद एनीथिंग। एक बिल्ली को फॉग से कंपेयर कर दिया, दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट पोएम है, इसका नाम है फॉर एन ग्रेगरी। फॉर एन ग्रेगरी किसने लिखी है ये? For Anne Gregory. This poem is written by William Butler Yeats. William Butler Yeats. In this poem, the poet says there are two people. दो लोग बात कर रहे हैं। एक तो एक गर्ल है, गर्ल, her name is Anne. This girl is talking to William Butler Yeats, who is a young man. कितना young? मतलब who is an old man बोल सकते हैं, 50 साल का आदमी इस बूढ़े आदमी से बात कर रही। For Anne Gregory, the girl Anne wants to marry a person, but he wants to marry a real man. He wants to marry a person who loves inner beauty. Okay, he wants to find a man who loves inner beauty, inner appearance. Inner beauty and appearance. But the poet says that in this world there is nobody who loves you for who you really are. The poet says that there is nobody in this world. क्या बोलता है poet? क्या बोलते हैं poet? Poet क्या बोलते हैं? Poet बोलते हैं there is nobody who loves you for who you really are. There's nobody who loves you for who you really are. ठीक है? Who loves you for who you really are. For you really are. For who you really are. The poet says that in this world people love just what they love. They love outer appearance, ki how beautiful you look, how much money you have. People love materialistic things. People love materialistic things. People love money.
people love physical things. Okay, but the poet says when he tells the girl that there is nobody who loves, and again the poet says that कि कल ही मुझे एक बंदा मिला था, एक बूढ़ा आदमी मिला था, एक साधु मिला था. An old man, a saint told me that, a saint, a monk, a holy man told me. Saint, or we can say holy man, a holy man told the poet that only God loves you, only God loves you. So ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो है जो किताबों में लिखा है. According to the poet, only God loves you for who you really are. There is nobody who loves you truly. Everyone who loves you has a reason. They has a purpose. They have a reason. But God loves you without any condition. कोई condition नहीं है. God loves you who you really are. He doesn't care you are old, you are black, you are white, you are jawan, you are Buddha. He loves everybody. He loves equally. Okay. लड़की बोलती है कि अगर कोई मेरी ब्यूटी को पसंद करता है तो I will, she says that she will color her hair, है ना. She will color up her hair. वो अपने हेयर को बदल लेगी. She will color up her hair. उसके जो हेयर कैसे, उसके she has honey colored hair. She has honey colored hair. उस honey colored hair को क्या कर लेगी, वो ब्लैक कर लेगी या ब्राउन कर लेगी या क्या कर लेगी, कैरेट कर लेगी. बोलती है तब तो कोई मुझे पसंद करेगा, या शायद वो ऐसा सोच रही होगी कि मैं टकली हो जाऊंगी तब तो कोई मुझे पसंद करेगा. बट द पोएट सेज नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. तुम जो सर्च कर रही हो ऐसा तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं. देयर इज नथिंग लाइक दैट. ओके, एंड द पोइट्री एंड सारी पोइट्री जो है ख़त्म हो गई. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. वॉच ओवर एंड ओवर इट अगेन एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. हैप्पी प्रिपरेशन. गुड लक.